1897 भारत के अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। इतिहास की किताबों के पन्ने जब हम पलटते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की कुछ जानी पहचानी तस्वीरें और नाम हमारे सामने आ जाते हैं। 1857 का महासंग्राम, महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन, भगत सिंह का इनकलाब, ये सब हमारी चेतना का हिस्सा हैं। लेकिन क्या आज़ादी की लड़ाई सिर्फ इतनी ही थी? क्या उस विशाल यज्ञ में केवल कुछ गिने चुने लोगों ने ही आहुति दी थी? जी नहीं। स्वतंत्रता की ज्वाला भारत के कोने कोने में, हर शहर, हर गांव, हर जंगल में दहक रही थी। ये उन अनगिनत गुमनाम शहीदों और नायकों की कहानी है जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। आज हम समय में पीछे लौटेंगे, साल 1897 में। एक ऐसा साल जब भारत एक तरफ भयानक अकाल और प्लेग की महामारी से जूझ रहा था, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म अपनी इंतहा पर था। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ ऐसी चिंगारियां भी थीं जो एक बड़े विस्फोट की तैयारी कर रही थीं। आज हम आपको 1897 के भारत की दो ऐसी सच्ची कहानियां सुनाएंगे जो एक दूसरे से मीलों दूर दो अलग अलग परिवेशों में घट रही थीं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, भारत माँ की बेड़ियों को काटना। एक कहानी है पुणे के पढ़े लिखे देशभक्त ब्राह्मण युवकों की, जिन्होंने धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से सीधी टक्कर ली। और दूसरी कहानी है छोटा नागपुर के घने जंगलों में अपने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ने वाले एक आदिवासी नायक की, जिसे उसके लोग धरती आबा यानी जगत पिता और भगवान तक कहने लगे थे। ये कहानी है चापेकर बंधुओं के अदम्य साहस और बिरसा मुंडा के उलगुलान महान विद्रोह की। ये वो कहानियां हैं जो आपको बताएंगी कि आज़ादी का सपना सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो अपनी संस्कृति, अपने सम्मान और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई भी थी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ चलिए 1897 के उस भारत में जहां गुमनामी के अंधेरे में आज़ादी के सबसे चमकदार सितारे चमक रहे थे। ये वो कहानी है जो आपकी जिज्ञासा को अंत तक बनाए रखेगी। भाग 1, पुणे की ज्वाला चापेकर बंधुओं का प्रतिशोध। अध्याय 1, प्लेग, अत्याचार और एक अपमान। साल 1897, पुणे। यह शहर जो कभी पेशवाओं की शान हुआ करता था, अब ब्रिटिश राज की सख्त निगरानी में था। शहर की गलियों में मौत का सन्नाटा पसरा था। ब्यूबोनिक प्लेग नामक एक भयानक महामारी ने पुणे को अपनी चपेट में ले लिया था। हर घर में मातम था, हर चेहरे पर खौफ। ब्रिटिश सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए एक स्पेशल प्लेग कमेटी का गठन किया, जिसका कमिश्नर था वॉल्टर चार्ल्स रैंड। रैंड एक सख्त और बेरहम अफसर था। उसे भारतीयों की भावनाओं या उनकी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं था। उसका एकमात्र मकसद था किसी भी कीमत पर प्लेग को फैलने से रोकना। रैंड के आदेश पर अंग्रेज सिपाही घरों में जबरदस्ती घुसने लगे। वे लोगों को घसीटकर बाहर निकालते, उनके घरों का सामान तोड़ फोड़ देते और यहाँ तक कि पूजा घरों और रसोई घरों को भी अपवित्र कर देते थे। महिलाओं के साथ बदसलूकी और पुरुषों का अपमान आम बात हो गई थी। मदद के नाम पर पुणे के लोगों को जो मिल रहा था वह था जुल्म, अपमान और बेबसी। शहर में यह भावना तेजी से फैल रही थी कि अंग्रेज प्लेग का इलाज नहीं बल्कि भारतीयों के स्वाभिमान का दमन कर रहे हैं। इसी पुणे शहर के चिंचवड़ गांव में हरिभाऊ चापेकर का परिवार रहता था। हरिभाऊ एक कीर्तनकार थे जो अपनी ओजस्वी वाणी से शिवाजी महाराज और अन्य हिंदू वीरों की गाथाएं सुनाते थे। उनके 3 बेटे थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। अपने पिता से देशभक्ति और धर्म की रक्षा की कहानियां सुनकर ये तीनों भाई बड़े हुए थे। उनकी रगों में खून के साथ साथ स्वाभिमान और क्रांति की ज्वाला दौड़ती थी। दामोदर, सबसे बड़े भाई, एक तपे हुए युवा थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। वह अपने देशवासियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने और उनके भाइयों ने पुणे के युवाओं को संगठित करने के लिए व्यायाम मंडल नाम का एक संगठन बनाया था। वैसे तो यह एक व्यायामशाला थी जहां युवा कसरत करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर यह क्रांतिकारियों की एक गुप्त नर्सरी थी जहां देश को आज़ाद कराने के सपने देखे और दिखाए जाते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के गर्म विचारों और उनके अखबार केसरी के लेखों ने इन युवाओं के मन में क्रांति की आग को और भड़का दिया था। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने चापेकर बंधुओं को झकझोर कर रख दिया। रैंड के सिपाहियों ने एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुसकर उनके पूजा स्थल को तहस नहस कर दिया और कुलदेवता की मूर्तियों को जूतों से ठोकर मारी। यह खबर पूरे पुणे में आग की तरह फैल गई।
दामोदर के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह उनके धर्म, उनकी संस्कृति और उनके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। उन्होंने महसूस किया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। प्रार्थनाओं और याचिकाओं का समय समाप्त हो गया था। अब समय था प्रतिशोध का। अब समय था अंग्रेजों को यह बताने का कि भारतवासी अपने अपमान का बदला लेना जानते हैं। उस रात दामोदर ने अपने भाइयों और व्यायाम मंडल के कुछ चुनिंदा साथियों के साथ एक गुप्त बैठक की। कमरे में जलते दिए की लौ में हर चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। दामोदर की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। क्या हम ऐसे ही अपने धर्म का अपमान सहते रहेंगे? क्या हमारी रगों का खून पानी बन गया है? इस जुल्म का जवाब देना होगा। इस अत्याचारी रैंड को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। सबकी आंखों में सहमत थी। उस रात पुणे की उस अंधेरी कोठरी में एक भयानक साजिश की नींव रखी गई। एक ऐसी साजिश जो ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिलाने वाली थी। लक्ष्य एक था, वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या। अध्याय 2, गोविंदा आला रे। हत्या की रात। योजना बन चुकी थी, लेकिन उसे अंजाम देना आसान नहीं था। रैंड हमेशा कड़ी सुरक्षा में रहता था। चापेकर बंधुओं और उनके साथियों ने रैंड की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह कब दफ्तर जाता है, कब घर लौटता है, उसके आने जाने के रास्ते कौन से हैं, हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। उन्हें पता चला कि 22 जून 1897 को पुणे के गवर्नमेंट हाउस में महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की डायमंड जुबली का जश्न मनाया जाने वाला है। शहर के सभी बड़े अंग्रेज अफसर इस जश्न में शामिल होंगे और रैंड भी वहां जरूर आएगा। चापेकर बंधुओं के लिए यह एक सुनहरा मौका था। जश्न के बाद जब रैंड अपनी बग्घी में घर लौटेगा, तब उस पर हमला किया जाएगा। 22 जून की रात पुणे की सड़कें जश्न की रोशनी में नहाई हुई थीं, लेकिन गणेश खिंड रोड, आज का सेनापति बापट रोड, के पास अंधेरा घना था। इसी अंधेरे में दामोदर, बालकृष्ण और उनके साथी महादेव रानाडे छिपे हुए थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। दामोदर ने योजना बनाई थी, जैसे ही रैंड की बग्घी पास आएगी, वासुदेव, जो सड़क के दूसरी तरफ छिपा था, जोर से चिल्लाएगा, गोविंदा आला रे। यह संकेत होगा। संकेत मिलते ही दामोदर बग्घी के पीछे चढ़ेगा और रैंड को गोली मार देगा। अगर दामोदर चूक गया तो बालकृष्ण अपना काम करेगा। रात गहरा रही थी। दूर से बग्घियों के आने की आवाज सुनाई देने लगी। एक के बाद एक कई बग्घियां गुजर गईं। हर बग्घी के गुजरने के साथ उनका इंतजार और बढ़ता जा रहा था। फिर उन्हें एक बग्घी आती दिखाई दी, जिसे देखकर उन्हें यकीन हो गया कि यह रैंड की ही है। जैसे ही बग्घी नजदीक पहुंची, अंधेरे में से एक आवाज गूंजी, गोविंदा आला रे। संकेत मिल चुका था। दामोदर बिजली की तेजी से बग्घी के पीछे कूदे, पर्दा हटाया और अंदर बैठे व्यक्ति पर अपनी पिस्तौल खाली कर दी। गोली की आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई, लेकिन एक भूल हो गई थी। हड़बड़ी में दामोदर यह नहीं देख पाए कि उस बग्घी के ठीक पीछे एक और बग्घी आ रही थी, जिसमें रैंड बैठा था। जिस व्यक्ति को गोली लगी थी वह लेफ्टिनेंट चार्ल्स एमहर्स्ट आयर्स था, जो रैंड का सैन्य अंगरक्षक था। आयर्स्ट की मौके पर ही मौत हो गई। बालकृष्ण ने जब देखा कि रैंड की बग्घी आगे निकल रही है, तो वह उसके पीछे भागे। उन्होंने रैंड पर गोली चलाई। गोली रैंड के पीठ में लगी। वह बुरी तरह घायल हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसका फायदा उठाकर चापेकर बंधु और रानाडे अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह पुणे में एक सनसनी फैली हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत में हड़कंप मच गया। एक मामूली प्लेग कमिश्नर की हत्या ने यह साबित कर दिया था कि भारतीयों के दिलों में सुलग रही चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है। घायल रैंड को अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ दिनों बाद 3 जुलाई 1897 को उसकी भी मौत हो गई। 1857 के महासंग्राम के बाद यह पहली बार था जब किसी भारतीय क्रांतिकारी ने इतने बड़े अंग्रेज अफसरों की सुनियोजित हत्या की थी। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर एक तमाचा था। यह एक ऐलान था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अध्याय 3, विश्वासघात और बलिदान। ब्रिटिश पुलिस पागल हो गई। उन्होंने हत्यारों को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। पुणे में हजारों लोगों से पूछताछ की गई। कईयों को बिना वजह गिरफ्तार कर लिया गया। व्यायाम मंडल के सदस्यों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। सरकार ने हत्यारों की जानकारी देने वाले के लिए 20,000 रुपये के भारी भरकम इनाम की घोषणा की। यह इनाम का लालच ही था जो चापेकर बंधुओं की गिरफ्तारी का कारण बना। द्रविड़ बंधु, गणेश शंकर और रामचंद्र शंकर, जो व्यायाम मंडल के ही सदस्य थे,
ने पैसे की लालच में आकर पुलिस को सब कुछ बता दिया। उन्होंने दामोदर चापेकर का नाम उगल दिया। विश्वासघात की इस खबर ने चापेकर बंधुओं को तोड़ दिया। अपने ही लोगों द्वारा पीठ में छुरा घोंपा जाना अंग्रेजों की गोलियों से ज्यादा दर्दनाक था। पुलिस ने दामोदर हरि चापेकर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला, जो महज एक दिखावा था। दामोदर ने अदालत में बड़ी बहादुरी से अपना अपराध स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैंने रैंड को इसलिए मारा क्योंकि वह अत्याचारी था। उसने हमारे धर्म और हमारी बहनों का अपमान किया था। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। 18 अप्रैल 1898 को दामोदर हरि चापेकर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी पर लटका दिया गया। वह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, अपने होठों पर भारत माता की जय का नारा लिए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दामोदर की शहादत के बाद बालकृष्ण और वासुदेव छिपकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते रहे। उनके मन में अपने भाई की मौत का बदला लेने और गद्दार द्रविड़ बंधुओं को सबक सिखाने की आग जल रही थी। एक रात उन्होंने और महादेव रानाडे ने उन गद्दार द्रविड़ बंधुओं को खोज निकाला और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जल्द ही बालकृष्ण, वासुदेव और महादेव रानाडे भी पकड़ लिए गए। उन पर भी मुकदमा चला और तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 मई 1899 1899 को वासुदेव चापेकर को फांसी दी गई। 10 मई 1899 को महादेव रानाडे फांसी पर चढ़े और 12 मई 1899 को बालकृष्ण चापेकर ने भी हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। एक ही परिवार के 3 सगे भाइयों ने एक ही मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। चापेकर बंधुओं का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने पूरे महाराष्ट्र और भारत के युवाओं में क्रांति की एक नई लहर पैदा कर दी। उन्होंने ये दिखा दिया कि सशस्त्र क्रांति ही वह भाषा है जिसे बाहरी ब्रिटिश हुकूमत सुन सकती है। उनकी कहानी उन अनगिनत गुमनाम नायकों की कहानी है जिन्होंने आज़ादी के यज्ञ में अपने पूरे परिवार की आहुति दे दी। भाग 2, जंगल का विद्रोह, बिरसा मुंडा का उलगुलान। अध्याय 1, धरती आबा का उदय। जब पुणे की शहरी गलियों में क्रांति की आग सुलग रही थी, तब वहां से सैकड़ों मील दूर छोटा नागपुर, आज का झारखंड के घने जंगलों और पहाड़ों में एक और विद्रोह आकार ले रहा था। यह विद्रोह बंदूकों और पिस्तौलों का नहीं, बल्कि तीर कमान, आस्था और अस्मिता का था। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था एक 22 साल का नौजवान, जिसका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म एक साधारण मुंडा परिवार में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और अंग्रेज़ों, जमींदारों, जिन्हें वे दिक्कू यानी बाहरी कहते थे, और मिशनरियों के अत्याचारों को देखते हुए बीता था। अंग्रेज़ों ने ऐसे कानून बनाए थे जिनसे आदिवासियों को उनके ही जंगल और ज़मीन से बेदखल किया जा रहा था। उनकी पारंपरिक खूंटकट्टी व्यवस्था, जिसमें ज़मीन पर पूरे कबीले का हक होता था, को खत्म करके निजी भू स्वामित्व को बढ़ावा दिया जा रहा था। जमींदार और साहूकार उनका खून चूस रहे थे और ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन कराकर उनकी संस्कृति को नष्ट कर रही थीं। बिरसा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक मिशनरी स्कूल से की, जहां उन्होंने अंग्रेजी सीखी और बाहरी दुनिया को जाना। लेकिन जल्द ही उनका मिशनरियों से मोहभंग हो गया। उन्होंने देखा कि मिशनरी भी अंग्रेजी राज का ही एक औजार है, जो आदिवासियों की संस्कृति को हीन बताकर उन्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिरसा ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने लोगों के बीच लौट आए। उन्होंने वैष्णव धर्म का भी अध्ययन किया और एक नए धर्म की शुरुआत की, जिसे बिरसाइत कहा गया। यह धर्म एकेश्वरवाद पर जोर देता था, पशु बलि, अंधविश्वास और शराब का विरोध करता था। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वे साफ सुथरे रहें, नैतिक जीवन जिएं और अपने पारंपरिक आदिवासी मूल्य की ओर लौटें। लेकिन बिरसा सिर्फ एक धर्म सुधारक नहीं थे। उनकी बातों में एक चुंबकीय आकर्षण और एक क्रांतिकारी आग थी। वह अपने लोगों को उनके छीने हुए अधिकारों की याद दिलाते थे। वह कहते थे, यह जमीन हमारी है, यह जंगल हमारा है। इन दिकुओं और अंग्रेजों को यहां से जाना होगा। हमें अपना राज, मुंडा राज वापस लाना होगा। उनकी चमत्कारी बातों और इलाज करने की शक्तियों की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग उन्हें धरती आबा, जगत पिता और भगवान मानने लगे। उनके दर्शन के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए मीलों पैदल चलकर आते थे। बिरसा के रूप में उन्हें एक ऐसा नेता मिल गया था जो न केवल उनके दुखों को समझता था, बल्कि उन्हें उस दुख से निकालने का रास्ता भी दिखा रहा था। 1895 में बिरसा ने अंग्रेज़ों, जमींदारों और मिशनरियों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया, जिसे उलगुलान यानी महान विद्रोह कहा गया।
उन्होंने नारा दिया, अबुआ दिशुम, अबुआ राज, हमारा देश, हमारा राज। ब्रिटिश सरकार एक आदिवासी युवक की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति उनके शासन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। 1895 में उन्होंने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और 2 साल के लिए हजारीबाग जेल भेज दिया। सरकार को लगा कि बिरसा को जेल में डालने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। अध्याय 2, जेल से वापसी और विद्रोह की तैयारी। 30 नवंबर 1897। 1895 ये एक ऐतिहासिक दिन था। महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली के अवसर पर कुछ कैदियों को रिहा किया जा रहा था और बिरसा मुंडा भी उन्हीं में से एक थे। जब बिरसा जेल से बाहर आए तो उनके स्वागत के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। जेल ने उनके इरादों को कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत कर दिया था। जेल से लौटने के बाद बिरसा ने समझ लिया था कि अब शांतिपूर्ण तरीकों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने गुप्त रूप से अपने अनुयायियों को संगठित करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जंगलों में गुप्त सभाएं होती थीं। इन सभाओं में बिरसा अपने लोगों को पारंपरिक हथियारों जैसे तीर कमान और तलवारें चलाने का प्रशिक्षण देते थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति बनाई। बिरसा के दो चेहरे थे। दिन में वह एक धार्मिक गुरु होते थे जो अपने लोगों को नैतिक जीवन जीने का उपदेश देते थे, लेकिन रात में वह एक कुशल सैन्य कमांडर बन जाते थे जो अपने लोगों को आने वाले महासंग्राम के लिए तैयार करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को चेतावनी दी, अब प्रार्थना का समय नहीं, अब युद्ध का समय है। हमें दिकों और गोरों का खून बहाना होगा, धरती को उनके अत्याचारों से लाल करना होगा, तभी हमारा राज आएगा। उन्होंने विद्रोह के लिए एक तारीख तय की, 24 दिसंबर 1899, क्रिसमस की पूर्व संध्या। योजना यह थी कि इस दिन पूरे छोटा नागपुर में एक साथ चर्चों, पुलिस थानों और अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला किया जाएगा। यह एक प्रतीकात्मक हमला था उस धर्म और उस सत्ता पर जो उनके शोषण का कारण थे। 1897 से 1899 के बीच के 2 साल उलगुलान की तैयारी के साल थे। बिरसा और उनके साथी गया मुंडा, डोमका मुंडा जैसे कई नेता गांव-गांव, जंगल-जंगल घूमकर लोगों को विद्रोह के लिए तैयार कर रहे थे। वे पारंपरिक गीतों और कहानियों के माध्यम से क्रांति का संदेश फैला रहे थे। पूरा छोटा नागपुर एक ज्वालामुखी की तरह बन गया था जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। अध्याय 3, उलगुलान और एक अधूरी लड़ाई। आखिरकार वह दिन आ ही गया। 24 दिसंबर 1899 की रात, जब दुनिया क्रिसमस का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, तब छोटा नागपुर के जंगलों में तीर कमानों से लैस हजारों मुंडा योद्धाओं ने अपने भगवान के आदेश पर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने एक साथ कई जगहों पर हमला किया। चर्चों में आग लगा दी गई, पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा मानो अंग्रेजी राज खत्म हो गया है और मुंडा राज आ गया है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन आदिवासियों को वे पिछड़ा और कमजोर समझते थे, वे इतना संगठित और भयंकर हमला कर सकते हैं। लेकिन यह बराबरी की लड़ाई नहीं थी। एक तरफ थे तीर कमान और कुल्हाड़ियों से लैस आदिवासी और दूसरी तरफ थी आधुनिक बंदूकों और तोपों से लैस दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जनवरी 1900 में रांची के पास डुम्बारी पहाड़ी, जिसे सैल रकबा भी कहा जाता है, पर हजारों मुंडा स्त्री पुरुष और बच्चे बिरसा को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। अंग्रेज सेना ने इस सभा को चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह एक भयानक नरसंहार था। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। पहाड़ की जमीन खून से लाल हो गई। इसे छोटा नागपुर का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। इस नरसंहार ने विद्रोह की कमर तोड़ दी। बिरसा किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए और जंगलों में छिप गए, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा। एक बार फिर इनाम के लालच में उन्हीं के लोगों ने विश्वासघात किया। 3 फरवरी 1900 को सेंगल जंगल में सोते हुए बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में रखा गया, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाना था। लेकिन 9 जून 1900 को महज 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा की जेल में ही रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। अंग्रेजों ने कहा कि उनकी मौत हैजे से हुई, लेकिन किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। लोगों का मानना था कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। बिरसा मुंडा का उलगुलान भले ही सैन्य रूप से असफल हो गया, लेकिन यह व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान ने आदिवासियों के अंदर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जो चेतना जगाई, वह आज भी जिंदा है। उनके विद्रोह के दबाव में ही अंग्रेज सरकार को 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाना पड़ा।
जिसने आदिवासियों की ज़मीन को बाहरी लोगों को बेचने पर रोक लगा दी। बिरसा मुंडा आज भी झारखंड और पूरे भारत के आदिवासी समाज के लिए सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि एक भगवान है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ शहरों में पढ़े लिखे लोग ही नहीं, बल्कि जंगलों में रहने वाले वो लोग भी लड़ रहे थे, जिनकी कहानियाँ अक्सर इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी अतहर के भारत की दो अनसुनी कहानियाँ। एक तरफ पुणे के चापेकर बंधु जिन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए अपनी जान दे दी, और दूसरी तरफ छोटा नागपुर के बिरसा मुंडा जिन्होंने अपनी ज़मीन और अस्मिता के लिए एक महान विद्रोह का नेतृत्व किया। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम कितना विविध और व्यापक था। इसमें शहरी क्रांतिकारी भी थे और आदिवासी योद्धा भी। इसमें हिंसा भी थी और अहिंसा की तैयारी भी। इसमें धर्म भी था और राजनीति भी। ये वो लोग थे जिन्हें शायद इतिहास की किताबों में उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन भारत की आज़ादी की नींव में उनके खून और पसीने का योगदान किसी से कम नहीं है। चापेकर बंधु और बिरसा मुंडा जैसे हजारों गुमनाम नायक हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपनी आज़ादी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हासिल हुई है। ओपन फॉर लर्न का मकसद इतिहास के इन्हीं अनसुने पन्नों को आपके सामने लाना है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली बार किस गुमनाम नायक की कहानी सुनना चाहेंगे। याद रखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये उन इंसानों की कहानी है जिन्होंने एक बेहतर भविष्य के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। जय हिंद।